Hello, students. The very good morning to all of you. Today I am going to explain the chapter Diversity in Living Organisms that is belonging to your PT3 portion. Okay, students. So, this is your PT3 portion Diversity in Living Organisms. So, what is the diversity? It is a commonly used to refer a variety of life forms found a particular region. Diverse life forms share the environment and are the affected by each other too. स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी का मतलब मीनिंग कि वह सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग इन अ such type of area, and the diversity is the such community is affected by a particular character of land, water, climate and so on. The all the diversity मतलब हर एक living organism जो है वह जिस एरिया पर्टिकुलर रीजन में रहता है वह उस रीजन के क्लाइमेट, लैंड और वहाँ के वाटर से क्या होता है अफेक्टेड होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ plants, animals. So we are do now we are discuss the biodiversity. So what is biodiversity? Each organism in this world, whether it is a plant, animals or a microorganism, is unique in itself. जैसे कि आपको पता है कि इस वर्ड्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सभी अपने अपने आप में ही क्या है यूनिक है. एंड दिस यूनिक ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्सिटी among द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो हर ऑर्गेनिज्म की जो एक यूनिकनेस होती है यह उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वह कहाँ से बिलोंग करते हैं. बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्स ऑफ वेरिएट फॉर्म ऑफ लिविंग बींग्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द एक्सटर्नल अपीयरेंस, साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशनल बिहेवियर एंड हैबिटेट एक्सेट्रा. ये जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हर लिविंग्स बींग्स में डिफ़र करता है काफ़ी. उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, कलर्स पैटर्न भी डिफरेंट होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होता है, न्यूट्रिशन और बिहेवियर, हैबिटेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उस पार्टिकुलर डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिज्म में. यानी हर अलग जैसे कि कुछ लोग माउंटेन में रहते हैं, कुछ लोग हिल्स रेगिस्तान एरिया में, डिज़र्ट एरिया में रहते हैं, तो दोनों की जगह की क्लाइमेट्स और लैंड्स और वाटर दोनों के ही क्या है अलग है. तो सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बोथ द एरियाज आर द डिफरेंट. ओके. एंड they have the different nutrition, behavior, habitats, structure, pattern, color, appearance. These all are the different from each other. Okay. In this chapter we are also study about the taxonomy. So taxonomy is a biological science which deals with the identification of organisms. टेक्सोनॉमी एक ऐसा कह सकते हैं कि साइंस का एक बायोलॉजिकल टर्म्स का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके. वन ऑफ द फंक्शन ऑफ टेक्सोनॉमिस्ट इज टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम फॉर एवरी लिविंग क्रिएचर. टेक्सोनॉमी के अंतर्गत सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है जिससे कि उनको आसानी से क्या किया जा सके, पहचाना, आइडेंटिफाई किया जा सके. The need for uniform international system of naming is obvious. इस वजह से जितने भी एनिमल्स या जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है, उन्हें एक यूनिक नेम दिया जाता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को आपस में क्या करते हैं, वेरी करते हैं रीजन टू रीजन, और उनके नेम में भी डिफरेंट होने के कारण उनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. अगर सपोज दैट कि सभी का एक कॉमन नेम हो, तो अगर कॉमन नेम से हम हर चीज़ों को जानेंगे तो उसके बहुत ढेर सारे डिसएडवांटेज होंगे, उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी. सभी को हम अगर एक नाम से बुलाते हैं, इवन दो 2-3 बॉयज़ और गर्ल्स हैं और सभी को हम एक ही नाम से बुलाते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. सो दैट्स वाई इन द टेक्सोनॉमी, इसलिए टेक्सोनॉमी के अंदर चीज़ों को, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक
साइंटिफिक नेम दिया गया है जिसके ज़रिए हम उसके उसके कैरेक्टर, उसके बिहेवियर, उसका साइज, उसका कलर, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ द कॉमन नेम, यहाँ हम बात कर रहे हैं वही सेम प्रॉब्लम जो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि अगर सभी के सेम नाम हो, कॉमन नेम हो, तो क्या क्या उसके डिसएडवांटेज होंगे। नेम ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हर रीजन के अलग अलग एनिमल्स है और उनका सेम नाम हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको पहचानने में क्या होगा, दिक्कत होगा। दीज नेम आर नॉट अंडरस्टूड एल्सवेयर, और इस नेम को हम समझ नहीं पाएंगे हर जगह। Moreover, the some common name may be used for a different kind of animal. कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि कुछ कॉमन नेम जो होता है वो अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक यहाँ एग्जांपल भी है, द नेम केचुआ इज़ यूज्ड फॉर बोथ अर्थवर्म एंड एस्केरिस। यहाँ पर एक कॉमन नेम है केचुआ जिसका यूज़ अर्थवर्म के लिए भी किया जाता है और एस्केरिस के लिए भी किया जा सकता है। तो द नेम में चेंज एंड डोंट अप्लाई यूनिवर्सली। इसी वजह से नेम जो है उसको चेंज किया जाता है और उसको उस नाम से हम उसके साइंटिफिक नेम से हम जानते हैं जिसको कि हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज द नॉमेनक्लेचर। बहुत शॉर्ट्स में इसलिए बहुत शॉर्ट से ये चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत इसका ब्रीफ नहीं जानना है, बस आपको ये एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलना है कि क्या इस चैप्टर में इसका क्या रोल हो सकता है। इन बायोलॉजी द एवरी ऑर्गन इज गिवन टू प्रॉपर नेम। जैसा कि बायोलॉजी में साइंस की बायोलॉजी में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का दो नेम होता है। फर्स्ट नेम इज जीनस, टू विच एन ऑर्गेनिज्म बिलोंग। पहला जो नाम होता है वह ऑर्गेनिज्म के जीनस से बिलोंग करता है, और जो सेकंड नेम होता है वह उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को बिलोंग करता है। जैसे कि हमारा नाम, जैसे कि हम एक कॉमन ह्यूमन बीइंग के साथ उसका सरनेम होता है, तो सरनेम क्या हो गया, उसका स्पीसीज हो गया, और उसका जो नेम हो गया वो क्या हो गया, जीनस हो गया, वह उस जीनस को क्या करता है, बिलोंग करता है। सिमिलरली इन द बायोलॉजी हम नॉमेनक्लेचर भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस प्रकार से करते हैं। द फर्स्ट नेम इज शेयर्ड विद द मेंबर ऑफ इट्स जीनस, बट सेकंड नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज स्पेसिफिक, इट इज़ नॉट शेयर्ड विद द एनी अदर जीनस। जो फर्स्ट नेम होता है वह किसका होता है, जीनस का होता है, बट जो सेकंड नेम होता है ऑर्गेनिज्म का वह स्पेसिफिक होता है, उसको हम अदर जीनस के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। दिस इज साइंटिफिक नेम इज गाइड बाय ए सेट ऑफ द रूल इन द इंटरनेशनल कोड ऑफ द बायो नॉमेनक्लेचर। तो जो ये साइंटिफिक नेम है ये गाइड किए गए हैं कुछ रूल के अकॉर्डिंग, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बायो नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत कुछ रूल दिए गए हैं। उस रूल के अंतर्गत ही हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम पता कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज classification, that is also a very important topic in this chapter. So what is classification and why it is necessary? There are so many questions are raised about this topic कि why the classification is necessary, classification जरूरी क्यों है। The question is कि why the classification is necessary. So firstly we have discussed to what is classification. To study the diversity among living organisms in an effective way, we need to arrange various kind of organisms is an effective way. We need to arrange various kind of organisms in systematic manner. यानी कि जैसे कि हमको मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना, हमको स्टडी करना है। साइंस में उसको स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड टू अरेंज द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सिस्टमैटिक मैनर। तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जो वेरियस काइंड्स के ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करें। द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप और सेट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो वह मेथड जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में या सेट में उनको
उनको अलग किया जाए, उनको उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको बांटा जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। ओके, वर्गीकरण जिसको कहते हैं हम हिंदी में वर्गीकरण। वर्गीकरण जरूरी है ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में आसानी से सारी चीज़ें अगर किसी पार्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें हमें हमको पता करना है तो हम उसका स्टडी आसानी से कर सकते हैं थ्रू द क्लासिफिकेशन। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी, यानी बहुत ही बड़े लेवल पे हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के ऑर्गेनिज्म का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। किसके जरिए? क्लासिफिकेशन के जरिए। प्रोजेक्ट बिफोर अस पिक्चर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म एट अ ग्लैंस, एक हम प्रोजेक्ट भी आसानी से इसके तौर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तैयार कर सकते हैं और उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये इसलिए भी ज़रूरी है, इससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फॉर्म अ बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द अदर बायोलॉजिकल साइंस, और अदर बायोलॉजिकल साइंस के लिए ये एक बेस तैयार करता है। जैसे कि हम हमें कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में जानना हो, कोई हमने एक टॉपिक लिया, तो उसकी जब हम समरी बनाते हैं हम उसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा, मतलब एक टॉपिक को उसको डिवाइड करके हम पढ़ते जाते हैं, जिससे कि हमारे पास उस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या कंटेंट्स हैं वो हमको पहले से मिल जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन भी इसी चीज़ को वेरीफाई करता है कि हम किसी भी चीज़ का अध्ययन एक सिस्टमेटिकली तरीके से कर सकते हैं और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। बोथ आर इंटर रिलेटेड, मतलब बहुत ही एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? You know very well the classification of life form are closely related to their evolution. Evolution मतलब इवोल्यूशन एक ऐसा चीज़ जैसे कि उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस होते हैं वो इवोल्यूशन कहलाता है। जैसे मोस्ट लाइफ फॉर्म दैट वी सी टुडे have risen by accumulation of charge in it body design that allow the organism possess them to survive better। ठीक है, इवोल्यूशन जैसे कि हमें जो जलवायु प्राप्त हो, यानी जैसा हमें वातावरण प्राप्त हो उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को उसके जैसा ही बना लेना, और उस एक तरह से हैबिटेट, और जैसे जैसा जलवायु चेंज होते जाती है उस चेंजेस के साथ भी ऑर्गेनिज्म में के बॉडी स्ट्रक्चर बिहेवियर और उसके अदर थिंग्स में भी क्या होता है, चेंजेस होने लगता है। तो ये इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन आपस दोनों में ही क्या है, दोनों ही काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। चार्ल्स डार्विन द फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सो चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पर अपनी एक इवोल्यूशन को के रूप के एक आइडिया दिया, जिसकी उन्होंने एक बुक लिखी, जैसे कि एक बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि द चार्ल्स डार्विन की ने कौन सी बुक दिया, दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन के लिए उनकी बुक का नाम क्या है। तो द बुक इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके स्टूडेंट्स, ओके द नेक्स्ट इज कनेक्शन बिटवीन द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, अभी हमने इवोल्यूशन के बारे में जाना। इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था? दैट इज चार्ल्स डार्विन ने, और उनकी बुक का क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। If the idea of evolution is connected to the classification, it becomes apparently with ancient body design have not changed much। अगर हम इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो एवोल्यूशन किस तरह से क्लासिफिकेशन से कनेक्टेड है, तो ये इस वजह से क्योंकि पुराने समय में बॉडी का डिज़ाइन कुछ अलग था, बट जैसे जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ उनके बॉडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स की बॉडी में या उनके खान पीन में या फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, कलर में क्या होते हैं, चेंजेस होते गया। There are other group of organisms with ancient design are in first commonly referred to the primitive। primitive means जिनमें कि सभी स्ट्रक्चर पूरी तरह से मौजूद
ना हो, मतलब लोअर और सिंपलर, यानी कि बहुत पहले अगर हम जाते हैं तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वह बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिफाइंड नहीं थे। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहा गया प्रिमिटिव। बहुत ही सिंपल थे, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका न्यूट्रिशन, उनका साइज, कलर, एवरीथिंग इज़ वेरी इन द लोअर फॉर्म, मतलब बहुत ही सिंपल था। while those with the recent body design in the second group of commonly referred as the advanced or higher or complex organisms। क्योंकि अब आप देखिए उस प्रिमिटिव से अब हम जिस स्टेज पर पहुंचे हैं दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके बॉडी में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके सारे सारे चीज़ों में क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिफरेंस हुआ है। तो इस बेसिस पे हम चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं टू फॉर द स्टडी। अगर हमें स्टडी करना हो कि व्हाट इज़ द प्रिमिटिव एंड व्हाट इज़ द हायर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी डिज़ाइन इज़ वेरी सिंपलर फॉर्म, बहुत ही सिंपल फॉर्म था। तो इस प्रकार से एक इवोल्यूशन से एक ऑर्गेनिज्म दो तरह के भागों में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। इवोल्यूशन मतलब कि इवोल्यूशन जब हुआ तो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आया, वह प्रिमिटिव से कैसा हो गया, दैट इज कॉम्प्लेक्स। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से वह किस तरीके की, यहाँ प्रिमिटिव यानी लोअर और सिंपलर, और उसका सेकंड ग्रुप जो हुआ दैट इज द कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अगर इवोल्यूशन नहीं होता तो ये चेंजेस नहीं होते, और अगर ये चेंजेस नहीं होते तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इन दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। Clear students? I hope you will understand what I'm saying. Okay students, so the next is the basis of classification। अब यहाँ से बात ये आती है कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जा सकता है। तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ बीन सजेस्टेड बाय एच विटेकर। Whitaker has based his classification scheme of the following three level of organization। फाइव किंगडम का जो क्लासिफिकेशन था विटेकर ने दिया था उन्होंने ऑर्गेनिज्म को थ्री लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीन लेवल के अकॉर्डिंग और बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। पहला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। So you know very well what is prokaryotic cells and what is eukaryotic cell। Prokaryotics मतलब उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, एंड यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें कि न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ द सेल, द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा उन्होंने बेस लिया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होगा या फिर वह मल्टीसेलुलर होगा। मल्टीसेलुलर मीन्स एक से ज़्यादा सेल से बना होगा, एंड यूनिसेलुलर मीन्स कि वह एक सेल्स का बना है। एंड लास्ट पॉइंट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसका न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस, दैट मतलब कि वह क्या है, ऑटोट्रॉफिक, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल, एंड इंजेशन मतलब हेट्रोट्रॉफिक, वह इन्वायरमेंट से इंजेशन करता है या फिर वह ऑटोट्रॉफ होगा। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इन्वायरमेंटल एंड इंजेशन, इनके अकॉर्डिंग विटकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पहला क्या बेसिस बताया उन्होंने कि द सेल में बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, द सेकंड इज द सेल या द मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन। ओके, हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन ग्रुप। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड किया गया, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, सो हायरार्की क्लासिफिकेशन को हम वन बाय वन कि व्हाट इज किंगडम, व्हाट इज डिवीजन, व्हाट इज क्लास, सो व्हाट इज डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। किसी भी क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह है क्या है, स्पीसीज, जैसे जाति। सो इसको हम इसके बारे में इसका डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं, दैट इज
Species. Species is a group of individuals with similar morphological characteristics which are able to breed among themselves and produce offspring of their own kind. Individuals of the same species resemble each other closely both structurally and functionally. यानी स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप होता है सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कि अपने जैसा ही प्रोड्यूस करने के यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस अपने ही जैसे बनाने का क्षमता रखते हैं और इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज रिसेंबल ईच अदर और जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो आपस में स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होते हैं सिमिलर होते हैं एक जैसा दिखते हैं ठीक जीनस it is a group of species which are related have a less characteristics in common as compared to species genus जो होते हैं या एक species का ग्रुप होता है मतलब ढेर सारे species जब एक ग्रुप में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं जीनस बट उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपस में क्या होते हैं सेम होते हैं द मेंबर ऑफ द जीनस हैव आइडेंटिकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो जीनस के जितने भी मेंबर्स होते हैं वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबके मतलब उनके पास होता है family it is represented by a group of related genera that are more similar to each other than with the genera to the other families यानी फैमिली ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ जेनरा यानी कि जीनस के ग्रुप को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है जो कि आपस में जीनस में सिमिलर होते हैं जितने भी मेंबर होंगे वह आपस में एक दूसरे से क्या होंगे सिमिलर होंगे और वह अदर फैमिली फॉर्म करेंगे ऑर्डर it is an assemblage of families resembling one another in a few characteristics यह कुछ families का ग्रुप होता है जो आपस में कुछ कैरेक्टर्स को क्या करता है एक दूसरे के साथ रिसेंबल करता है क्लास इट रिप्रेजेंट टू द ऑर्गेनिज टू रिलेटेड ऑर्डर यानी कि यह उस ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है मतलब उस सिमिलर ऑर्डर के ऑर्गेनिज्म को जो चीज़ रिप्रेजेंट करता है वह क्या कहलाता है क्लास फाइलम इट इंक्लूड द ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम के अंतर्गत वह सभी ऑर्गेनिज्म आएंगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के जो कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होंगे किंगडम it include all organisms who share a set of distinguished common character किंगडम के अंतर्गत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपने कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं ऑर्गेनिज्म में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट और एनिमल आता है ठीक है किंगडम में दो तरह के किंगडम्स होते हैं दैट इज द प्लांट किंगडम एंड एनिमेलिया ऐसे तो अगर किंगडम की बात हम करें तो दैट किंगडम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया दैट इज मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई Animalia and Kingdom Plantae. That are the 5 type of kingdom. In this chapter, we have studied about huge study about the plant kingdom and animal kingdom. Okay, students. This in the next video, I will give you explanation of the next part of this chapter. That is the kingdom Plantae. So, thank you.